तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस वजह से एक्यूट एपेंडिसाइटिस के कंडीशंस डेवलप हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि यंग मेल्स का जो प्रमाण है एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप होने का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल या फिर चिल्ड्रन या फिर ओल्ड एज से। और उसका जो रीज़न है वो ऐसा है कि जब एडल्सेंस की एज में लिम्फॉइड टिश्यू की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि लिम्फॉइड हाइपरप्लाजिया डेवलप होता है। हाइपरप्लाजिया मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें हाइपरप्लाजिया डेवलप होता है और हाइपरप्लाजिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है अपेंडिक्स के ल्यूमेन का, इसीलिए एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। इसीलिए यंग मेल्स में एक्यूट एपेंडिसाइटिस का प्रमाण बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा जो रीज़न है यहाँ पे वो वाइट रेसेस। वाइट रेसेस में जो कॉमन देखा गया है उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मतलब कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो डेवलप होता है वो वाइट रेसेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू निग्रोज एंड अदर रेसेस। बट इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न ऐसा नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि बाकी के रेसेस के कंपैरिजन में वाइट रेसेस में एक्यूट एपेंडिसाइटिस ज़्यादा डेवलप होता है। इसके बाद का अगर हम लोग फैक्टर देखें तो वो लो फाइबर डाइट है। जब भी कोई पेशेंट या फिर जो भी कोई ह्यूमन अगर लो फाइबर डाइट लेता है, मतलब कि एक ज़्यादा खाना हुआ, फिश हुआ या फिर वे प्रोटीन हुआ, ये जो लो फाइबर डाइट हम लोग अगर लेते हैं तो उनमें कॉन्स्टिपेशंस होता है। अब जब भी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें फिकोलिथ जो है, अब फिकोलिथ का मतलब ऐसा है कि फिको मीन्स अपना फिकस जो अपना मल है वो, और लिथ मतलब स्टोन। अब जो हमारा फिकल मैटर है वो एक स्टोन लाइक बन जाता है, ठीक है। अब जब फिकोलिथ की अपेंडिक्स की ल्यूमेन में, ये जो आपका सीकम है ये अपेंडिक्स हुआ, और इसके जो ल्यूमन में अगर फिकोलिथ अटक जाता है, मतलब अगर फिकोलिथ अटक गया तो यहाँ से जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो सिकम में नहीं पहुँच पाएगा और अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा और एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन इसी वजह से डेवलप हो सकती है। इसीलिए लो फाइबर डाइट इसमें कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक्यूट एपेंडिसाइटिस कंडीशन डेवलप करने में लो फाइबर डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद का अगर हम लोग देखें तो एक एपिडेमिक एपेंडिसाइटिस करके एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अब एपिडेमिक का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसको सीजनल भी कहा गया है, मतलब सीजनल एपेंडिसाइटिस भी इसको बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि ये स्पेसिफिक सीज़न में होता है। स्पेसिफिक सीज़न में अगर देखे जाए तो ये ज़्यादातर समर में हम लोगों को देखने मिलता है। अब समर में इसका होने का जो रीज़न है वो मोस्टली कहा गया है कि समर में डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पे भी सेम पैथोलॉजी होके एक्यूट एपेंडिसाइटिस के कंडीशंस डेवलप होती है। लेकिन इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि ये सिर्फ समर में हो या फिर विंटर में हो, लेकिन रिसर्च स्टडी में ऐसा सिर्फ देखा गया है कि ये जो सीजन्स है मई से लेके अगस्त तक, इनमें पेशेंट्स एक्यूट एपेंडिसाइटिस के हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो रीज़न है वो है वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है कि जब भी कोई एक आध वायरल इन्फेक्शन हमको हो गया तो वहाँ पे अपेंडिक्स के जगह पे जो भी म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जब म्यूकोजल इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पे बैक्टीरिया की एंट्री होती है और उसी वजह से इन्फेक्शन होके हमारा एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। उसके बाद का अगर देखो तो हम लोगों को फैमिली हिस्ट्री में भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस मिलता है। अब फैमिली हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो तुम्हारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब आपके पेरेंट्स, ठीक है। अगर पेरेंट्स में एक्यूट एपेंडिसाइटिस की या फिर क्रोनिक एपेंडिसाइटिस की अगर हिस्ट्री है तो बच्चों में ज़्यादातर पाया गया है कि उनमें भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब इसका अगर परसेंटेज देखें तो वो 30% है। अगर किसी पेशेंट्स में अगर एपेंडिसाइटिस की हिस्ट्री है तो उनके बच्चों में भी 30% वो प्रॉन होते हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस डेवलप होने के लिए, ठीक है। उसके बाद का जो मेन रीज़न आता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस का वो है ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब इनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो पहला हुआ जो हमने अभी देखा कि उसका जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये अपेंडिक्स का ल्यूमेन जो है हमने
शुरुआत में देखा कि उसका जो ल्यूमेन का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, उसका जो साइज़ है 1 to 3 mm है, और वो हमारे मैच स्टिक्स मतलब हमारे जो माचिस की तिल्ली है उसके समान होता है। अब इतना छोटा ल्यूमेन होने के कारण जो फिकोलिथ है ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है इसके ऑब्स्ट्रक्शन का। जब भी यहाँ से फिकोलिथ आता है और यहाँ से अगर फिकोलिथ अंदर गया और वहाँ बाहर नहीं जा पाया, मतलब वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ मतलब जो अंदर का जो म्यूकस है, जो कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन से यहाँ पे सिक्रेट हुआ है, वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब जहाँ से ये बाहर नहीं जा रहा है तो अंदर म्यूकस कलेक्शन होगा, और म्यूकस कलेक्शन होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से होता क्या है कि जो वेनस फ्लो है वो बाहर नहीं जा पाता, या फिर वेनस जो आउटफ्लो है वो नहीं होता है। हम लोग आगे पैथोलॉजी में इसका डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फिकोलिथ की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोलॉजी डेवलप होती है। दूसरा जो रीज़न है ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होने का वो है फॉरेन बॉडी। अब किसी फॉरेन बॉडी की वजह से भी ये ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तीसरा रीज़न हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई वर्म है, वर्म यहाँ पे जाके अगर अटक जाता है, मतलब ल्यूमेन अगर वर्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, उसमें थ्रेड वर्म हुए, राउंड वर्म हुए, ये भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद का अगर रीज़न देखें ऑब्स्ट्रक्शन का ल्यूमेन का, वो होता है स्ट्रिक्चर। अगर किसी वजह से आपके अपेंडिक्स का जो साइज़ है वो यहाँ पे या फिर कहीं जगह पे अगर वो स्ट्रिक्चर होता है तो उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ल्यूमेन कम होने की वजह से क्या होता है कि अंदर का जो म्यूकस है वो बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए म्यूकस हो या फिर जो भी कंडीशंस हो, जो भी मटेरियल हो, बाहर नहीं जाएगा, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ फैक्टर्स ये होते हैं। उसमें पहला जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो है फिकोलिथ, दूसरा अगर देखा जाए तो वो फॉरेन बॉडी है, तीसरा अगर देखा जाए तो राउंड वर्म या फिर थ्रेड वर्म हुए, और चौथा अगर देखा जाए तो उसमें हमारे स्ट्रिक्चर्स आते हैं। ठीक है, ये तो हुई ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोलॉजी। ठीक है, जो उसके बाद का जो रीज़न है वो है एडिजेंस एंड किंकिंग। अब एडिजेंस क्यों होते हैं या फिर किंकिंग क्यों होता है? जब भी कोई कैंसर्स की कंडीशन, मतलब सीए की कंडीशन, इसके पेरीफेरी में, मतलब अपेंडिक्स के पेरीफेरी में अगर कोई कैंसर हुआ, मतलब कि अगर राइट ओवरी का हुआ या फिर सर्विक्स का हुआ या फिर राइट कोलन का हुआ, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन इसके बाजू में होता है, या फिर सीए का जो कंडीशन अगर अपेंडिक्स के बाजू में डेवलप होता है, तो उसका जो प्रेशर है, जो ट्यूमर बढ़ा हुआ है, उसका जो प्रेशर है वो अपेंडिक्स पे आ जाता है, इसीलिए उसका किंकिंग मतलब उसका ट्विस्टिंग हो सकता है, और उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसको हम लोग सेकेंडरी भी कह सकते हैं, जो कि प्राइमरी रीज़न एक सीए हो सकता है। ठीक है, एडिजेंस क्यों होते हैं? जब भी कोई कंडीशन ऐसी डेवलप होती है कि जहाँ पे आपके इंटेस्टाइन का पार्ट हो या फिर ओमेंटम का पार्ट हो, अगर वो अपेंडिक्स को चिपक रहा है, मतलब उसको एडेज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद का अगर रीज़न देखें तो वो है डिस्टल कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये आपका सिकम है, ये ठीक है, ये असेंडिंग कोलन हुआ, ये ट्रांसवर्स कोलन हुआ, ये डिसेंडिंग कोलन हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं यहाँ पे अगर किसी चीज़ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई मास बड़ा होगा या फिर कोई इंटरसेप्शन होगा, या किसी भी रीज़न की वजह से डिस्टल कोलन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये जो साइड है, ये पूरा साइड जो है इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, डायलेट होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें का जो मटेरियल है वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो प्रेशर है वो हमारे अपेंडिक्स के भी आ सकता है, इसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस डेवलप हो सकता है। मतलब इसके बाद का अगर रीज़न देखें तो वो डिस्टल कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन भी एक रीज़न है। ठीक है, उसके बाद है अब्यूज़ ऑफ परगेटिव। अब हम कभी कभी परगेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन हमारे ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो ई कोलाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट कॉमन पाया गया है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। अगर इसका परसेंटेज देखें तो 85% ई कोलाई हमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कंडीशंस में ये ऑर्गेनिज्म मिलता है।
दूसरे अगर देखें तो एंट्रोकोका है, स्ट्रेप्टोकोका है। अगर वहाँ पे नेक्रोसिस होता है तो सबसे ज़्यादा क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची भी वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अगर एंट्रोकोका देखें तो वो मोस्ट कॉमनली 20% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं पाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग एक्चुअल पैथोलॉजी देखेंगे कि पैथोजेनेसिस होता कैसे है। अब इसके पैथोलॉजी देखने से पहले हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि उसके एक दो रीजन है। एक तो पहला हुआ है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, दूसरा हुआ सिर्फ इन्फ्लामेशन करेगा। मतलब जो अपेंडिक्स है उसका सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है किसी वजह से, तो वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी। ठीक है, अगर पहला देखा जाए तो अगर म्यूकोजल इन्फ्लामेशन होता है किसी भी वजह से, अगर म्यूकोजल इन्फ्लामेशन हुआ अपेंडिक्स की जगह पे, तो वहाँ पे एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। तो म्यूकोजल इन्फ्लामेशन की वजह से जो होने वाला अपेंडिसाइटिस है उसको हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जो दूसरा पैथोजेनेसिस अगर हम लोग देखें तो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव, इसके नाम में अगर हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हैं तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि उसका ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेस हमने यहाँ पे भी देखे कि ल्यूमेन क्यों ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, पहला रीजन हमने देखा कि फिकोलित आता है उसमें, या फिर दूसरा रीजन हम लोग देखे कोई राउंड वर्म या फिर थ्रेड वर्म आया, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आई, या फिर कोई स्ट्रक्चर हुआ, उसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अब ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो मान लो कि ये अपेंडिक्स है, इसमें आपका ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ यहाँ से किसी भी वजह से। ठीक है, जो अंदर सीक्रेट हुआ म्यूकस है ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से कलेक्ट हुआ म्यूकस बाहर नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो ल्यूमेन है उस पर प्रेशर बनाएगा। ठीक है, अब प्रेशर बनाएगा तो क्या होगा कि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है, जो मतलब इसके ल्यूमेन के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर अगर बढ़ता है तो होता क्या है कि जो भी वेनस रिटर्न है, ठीक है, मतलब अपेंडिक्स को जो सप्लाई कर रही है एपेंडिकुलर आर्टरी, जो भी वेन वापस लेके जा रहे हैं ब्लड सप्लाई यहाँ से, और ठीक है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है अपेंडिक्स की जगह से, वो क्या हो जाएगा, वो हैम्पर्ड हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा कि वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी वजह से भी क्या होगा कि यहाँ पे अगर कलेक्शन ऑलरेडी म्यूकस का भी ज़्यादा है, वहाँ से ब्लड भी नहीं जा रहा है, या फिर लिम्फ जो है वो भी नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन या फिर वहाँ पे एडिमा जो है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो अब यहाँ पे एडिमा इन्फ्लामेशन जो भी बढ़ा है उसकी वजह से वो जो प्रेशर है वो अपेंडिकुलर आर्टरी में भी आ जाता है। ठीक है, अब आर्टरी पे भी अगर प्रेशर आता है, जबकि अपेंडिकुलर आर्टरी एक एंड आर्टरी है, अगर उसको किसी वजह से अगर प्रेशर आता है तो उसमें का जो ब्लड सप्लाई वो अपेंडिक्स को नहीं कर पाती है प्रॉपरली, इसीलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई केजेस हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है। अब जब भी किसी चीज़ का ब्लड सप्लाई कम होता है तो सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, या फिर अगर किसी चीज़ में ब्लड सप्लाई कम हुआ तो वहाँ पे इस्चेमिया डेवलप होता है। ठीक है, पहली कंडीशन इस्चेमिया की होती है, उसके बाद में नेक्रोसिस होता है। अब मान लो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद में अगर नेक्रोसिस डेवलप होता है तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपेंडिसाइटिस के यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन में अगर नेक्रोसिस डेवलप हो भी गया, उसमें पहला कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं कि वो अपेंडिक्स परफोरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे म्यूकोजल नेक्रोसिस हुआ, सब यहाँ पे जो भी वॉल्स है ये सब का नेक्रोसिस होता है, तो वो अपेंडिक्स परफोरेट होता है। ठीक है, अब परफोरेशन के दो साइड्स मेनली पाए गए वहीं से, यहाँ पे अगर बेस देखा जाए तो बेस पे अगर वो बस्ट होता है या फिर परफोरेट होता है, या फिर दूसरी जगह मतलब उसका टिप होता है। ठीक है, अब यहाँ से बस्ट हुआ, मतलब बेस से बस्ट हुआ, तो जो म्यूकस हुआ, जो भी लिम्फ हुआ, ये सब आएगा कहाँ पे, आपके पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, यहाँ से अगर बस्ट हुआ तो सेम कंडीशन डेवलप होगी, वो भी आपकी पेरिटोनियल कैविटी में आएगा। तो इसका जो मटेरियल या फिर जिसका भी इन्फेक्टेड पार्ट्स है वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में आएगा। जब पेरिटोनियल कैविटी में आएगा तो ऑब्वियसली एक कंडीशन डेवलप होगी पेरिटोनाइटिस की, जो कि एक मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी कही जाती। ठीक है, और जब भी पेरिटोनाइटिस होता है तो हमें उसका लैप्रोटोमी करके या फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, ये हुई उसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस अगर देखिए हमने तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब मेनली देखा जाए तो उसके 6 टाइप्स है वैसे। ठीक है, पहला जो टाइप्स है हमने शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है,
या फिर कोई नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है। इसी की वजह से उसके दो जो मेन टाइप्स है, वो पहला होता है एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की रीज़न हमने यहाँ पे देखा कि एक म्यूकोजल इन्फ्लामेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, जिसमें कि बाकी के जो सिम्टम जो है, मतलब पेन हुआ, टेम्परेचर हुआ, नॉशिया वोमिटिंग हुआ, ये सब उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका भी सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग आगे देखेंगे, या फिर मेडिकल मैनेजमेंट जो भी होगा वो हम लोग मैनेजमेंट के पार्ट में देखने वाले हैं। दूसरा जो टाइप्स है उसका है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोलॉजी अभी हमने देखी कि पहले ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसके बाद में इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है, फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, फिर नेक्रोसिस होता है, और ये पूरी एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस डेवलप करता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो सब एक्यूट है। अब सब एक्यूट का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आता है, वो ट्रीटमेंट लेता है, या फिर उसका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा माइल्डली या फिर पार्शियली ब्लॉक होता है, तो कंडीशन कभी कभी फिर से वापस आ सकती है ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। मतलब अगर वो सिर्फ मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट किया होगा, तो मतलब उसका सर्जिकली एक्सीजन नहीं किया होगा, तो वो कंडीशन फिर से डेवलप हो सकती है। लेकिन ये अगर क्रॉनिक के पहले, क्रॉनिक मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ये प्रेशर या फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं रहा, तो उसके पहले की कंडीशन जो डेवलप होती है वो है सब एक्यूट कंडीशन। मतलब एक्यूट के बाद की और क्रोनिक के पहले की अगर कंडीशन देखी जाए एक्यूट एपेंडिसाइटिस में, तो वो सब एक्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्रोनिक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्रोनिक में क्या होता है कि जो ल्यूमेन है वो माइल्ड या फिर पार्शियली ब्लॉक होता है, तो कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, ठीक है। ये पैथोलॉजी अगर बहुत ज़्यादा देर तक चलती रही, तो बहुत ज़्यादा देर तक मतलब कि कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने से लगभग अगर वो पैथोलॉजी कंटिन्यू रहती है, तो उनमें क्रोनिक पैथोलॉजी देखी जाती है, उसको हम लोग क्रोनिक एपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब रिकरेंट मतलब कि अगर पहला एपिसोड हुआ है, कुछ दिन के बाद फिर से रिकरेंस हो रहा है, या फिर से वो जो सिम्टम्स है फिर से डेवलप हो रहे हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस के, उसको हम लोग रिकरेंट एपेंडिसाइटिस बोलेंगे। और एक लास्ट कंडीशन ऐसी है कि स्टम्प एपेंडिसाइटिस। अब स्टम्प एपेंडिसाइटिस में होता क्या है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन लेके आता है और उसमें हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो अपेंडिक्स का बेस है उसका जो एक्सीजन है वो प्रॉपरली नहीं होने की वजह से वहाँ पे कुछ स्टम्प मतलब अपेंडिक्स का कुछ बेस का पार्ट वहाँ पे रह जाता है, ठीक है। अगर वो पार्ट रह गया और उसके बाद में अगर वो सिर्फ जो बचा हुआ पार्ट है उस पर अगर स्वेलिंग आ जाती है, उसका अगर इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम लोग स्टम्प अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये तो हुए उसके टाइप्स।